नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है, जहां हम पिछले 2 हफ्तों की बड़ी खबरों की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। क्या अमेरिका के अंदर चल रही उथल-पुथल और दुनिया के मंच पर उसकी नई, थोड़ी आक्रामक नीति के बीच कोई सीधा संबंध है? ऐसा लग रहा है कि एक अमेरिका फर्स्ट की सोच घर और बाहर दोनों जगह बड़े बदलाव ला रही है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। यह चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज़, जो एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है, उसके द्वारा निर्मित है। बिल्कुल। और स्टाइलो न्यूज़ के बारे में खास बात यह है कि ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसे सरकार, सेना और बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसा टूल इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो असल में दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत देश के अंदर की घटनाओं से करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में खासकर आप्रवासन यानी इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी नागरिक अशांति देखने को मिली है, और इसका कह सकते हैं कि मेन सेंटर मिनेसोटा का मिनियापोलिस शहर रहा है। हाँ, मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारियों और इमिग्रेशन अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। देखिए, ये तनाव इतना बढ़ गया कि जर्मनी जैसे देश को अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ट्रैवल एडवाइजरी मतलब? हाँ, जिसमें उन्हें मिनियापोलिस जाने से बचने की सलाह दी गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक G7 देश अपने नागरिकों को अमेरिका के एक बड़े शहर में जाने से मना कर रहा है। हाँ। ये दिखाता है कि मतलब जमीनी स्तर पर हालात कितने गंभीर माने जा रहे थे। हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। अच्छा। न्यूयॉर्क शहर में भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया जब प्रदर्शनकारियों ने एक होटल की लॉबी में आइस के खिलाफ प्रदर्शन किया। अच्छा, कई श्रोता शायद आईसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। ये एजेंसी आखिर है क्या और इतनी विवादास्पद क्यों है? देखिए, आईसी का मतलब है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। ये अमेरिका की वो संघीय एजेंसी है जो देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करती है। इनका मुख्य काम देश के अंदर मौजूद बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को ढूंढना और उन्हें डिपोर्ट करना है। और अपने तरीकों की वजह से ये एजेंसी अक्सर मानवाधिकार समूहों और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहती है। समझ गई। और फिर मिनियापोलिस में वो जो घटना हुई, सिचुएशन और भी खराब हो गई। हाँ, जब एक प्रदर्शनकारी रेनी गुड की एक आईसी एजेंट की गोली से मौत हो गई। इसने तो आग में घी डालने का काम किया होगा ना। हाँ। इसके बाद माहौल कैसे बदला? बिल्कुल। इस घटना के बाद सैकड़ों अतिरिक्त फेडरल एजेंट्स को शहर में तैनात कर दिया गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। और इसी उथल-पुथल के बीच एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। वो क्या थी? काइल वैगनर नाम के एक एंटीफा इन्फ्लुएंसर ने अपने फॉलोअर से फेडरल एजेंट्स के खिलाफ हथियार उठाने और गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का आह्वान कर दिया है। वैगनर फिलहाल फरार है और एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। एक मिनट, यहाँ भी एक टर्म आया, एंटीफा। इसे अक्सर खबरों में सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? एंटीफा एंटी फासिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। यह कोई एक संगठित ग्रुप नहीं है, बल्कि एक वामपंथी राजनीतिक आंदोलन है जिसमें अलग अलग तरह के लोग और समूह शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने हिसाब से फासीवादी, नस्लवादी और धुर दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विरोध करना होता है। पर इनके विरोध प्रदर्शन कभी-कभी हिंसक भी हो जाते हैं, जिसके कारण ये भी काफी विवादास्पद रहते हैं। तो एक तरफ सड़कों पर हिंसा और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस मामले में नेताओं का क्या रुख रहा? यहाँ भी देश का बंटवारा साफ दिखा। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ हैलिसन ने चर्च सेवाओं में बाधा डालने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी यानी फर्स्ट अमेंडमेंट के अधिकारों का मामला बताया। और दूसरी तरफ? वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने एक गिरफ्तार प्रदर्शनकारी की एडिट की हुई, मतलब बदली हुई तस्वीर जारी कर दी, जिससे मीडिया मैनिपुलेशन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये सारी घटनाएं एक बड़े राष्ट्रीय विभाजन की तरफ इशारा करती हैं। सरकार एंटीफा को एक घरेलू आतंकवादी खतरे के रूप में देख रही है। हाँ, और आइस जैसी एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस तरह के सवाल? असल में आइस की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। जब एक पत्रकार जो एजेंसी का विरोध करता था, उसने ये देखने के लिए अप्लाई किया कि क्या वो पास हो सकता है। हैरानी की बात है कि वो सारे बैकग्राउंड चेक पास कर गया। अच्छा। हाँ, इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि एजेंसी में किस तरह के लोग भर्ती हो रहे हैं। तो देश के अंदर सरकार का रवैया काफी सख्त दिख रहा है। अब यहाँ से हमारा वो बड़ा सवाल जुड़ता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। क्या यही आक्रामक रवैया हमें अमेरिका की विदेश नीति में भी देखने को मिल रहा है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है, क्योंकि जवाब हाँ है। इन घरेलू तनावों के साथ साथ अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा और मुखर बदलाव आया है।
प्रशासन ने हाल ही में 2026 की राष्ट्रीय रक्षा नीति जारी की है, जो पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित है। और इस नई रणनीति को एक खास नाम भी दिया गया है, डोनरो सिद्धांत। ये सुनने में पुराने मनरो सिद्धांत जैसा लगता है। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, 19वीं सदी का मनरो सिद्धांत एक तरह से रक्षात्मक था। उसका मूल विचार था कि यूरोपीय शक्तियां अमेरिकी महाद्वीपों में यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दखल न दें। ये एक आप हमारे मामलों से दूर रहने वाली नीति थी। ठीक है, और डोनरो सिद्धांत इससे अलग कैसे है? डोनरो सिद्धांत इससे कई कदम आगे है। ये सिर्फ बाहर रहो नहीं कहता, ये कहता है हम यहाँ के नियम तय करेंगे। इसका सार पश्चिमी गोलार्ध के भीतर किसी भी कथित खतरे को जड़ से खत्म करना है, भले ही इसके लिए सीधे तौर पर हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। इसे यूं समझिए जैसे मोहल्ले का कोई ताकतवर शख्स कहे कि इस गली में जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, कोई बाहर वाला दखल नहीं देगा, और गली के अंदर भी अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं खुद मामला सुलझाऊंगा। ये रक्षात्मक से ज्यादा आक्रामक नीति है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर लागू भी किया जा रहा है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण हमारे सामने है? बिल्कुल। सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण वेनेजुएला में देखने को मिला। अमेरिकी सेना ने वहां एक ऑपरेशन किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और देश के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण कर लिया। ये तो सीधा सीधा सैन्य हस्तक्षेप है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल अपने दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों चीन और रूस को बेचने की पेशकश की। ये समझने में थोड़ा मुश्किल है। सेका, असल में ये पैसे से कहीं ज्यादा एक पावर मूव है। अमेरिका इसके जरिए एक संदेश दे रहा है, खासकर चीन और रूस को। देखिए, हम आपके सहयोगी के सबसे कीमती संसाधन छीन सकते हैं और फिर आपको ही उसकी पेशकश कर सकते हैं अपनी शर्तों पर। ये आर्थिक और सैन्य ताकत का एक खुला प्रदर्शन है, जो विरोधियों को ये दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो इसे घरेलू फायदों से भी जोड़ा था ना? हाँ, जैसे ऊर्जा पर नियंत्रण के जरिए देश में नशीली दवाओं के ओवरडोज की समस्या को कम करना। अच्छा, इन सब के बीच एक खबर ग्रीनलैंड को लेकर आई, जो पहली नजर में थोड़ी अजीब लगती है। अमेरिका अचानक ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? ये तो डेनमार्क का हिस्सा है। और जाहिर है, दुनिया 3 वजहों से अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हो गया है। पहली, उसका रणनीतिक स्थान, वो आर्कटिक में है, जो रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच में पड़ता है। दूसरा, वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधन जैसे दुर्लभ खनिज। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है गोल्डन डोम नाम की एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा योजना, जिसमें ग्रीनलैंड की जमीन एक अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए प्रशासन ने इस क्षेत्र को हासिल करने की अपनी इच्छा फिर से जाहिर की है। और जाहिर है डेनमार्क और बाकी यूरोपीय देशों को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। इस कदम का डेनमार्क और यूरोपीय सहयोगियों ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, और इसी बात को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया, जिसने दशकों पुराने गठबंधनों को हिलाकर रख दिया। तो इस संकट ने क्या रूप लिया? अमेरिका ने अपने सहयोगियों को मनाने के लिए क्या किया? बनाने के बजाय कह सकते हैं कि धमकाने का रास्ता अपनाया गया। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी और कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो जून 2026 तक इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। और यूरोप की प्रतिक्रिया कैसी रही? बहुत तेज और एकजुट। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। जो हुआ वो अभूतपूर्व था। क्या हुआ था? डेनमार्क के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े नाटो सहयोगियों ने अपनी सेना की टुकड़ियां ग्रीनलैंड में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भेज दी। ये एक तरह से अमेरिका को सीधा संदेश था। एक मिनट, मतलब नाटो के सदस्य देश अपने ही सबसे शक्तिशाली सदस्य के दबाव के खिलाफ सैन्य एकता का प्रदर्शन कर रहे थे? बिल्कुल। ये नाटो के इतिहास में एक बहुत बड़ा और नाजुक मोड़ था। ये तो गठबंधन में एक बड़ी दरार की तरह लगता है। आखिरकार ये मामला सुलझा कैसे? आखिर में नाटो के महासचिव के साथ बातचीत के बाद टैरिफ की धमकी वापस ले ली गई। इसके बदले आर्कटिक सुरक्षा पर एक ढांचागत समझौते की घोषणा की गई। लेकिन ये समझौता क्या है, इसकी ज्यादातर जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पर्दा अभी भी ढका हुआ है। तो भले ही तात्कालिक संकट टल गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ा है। बिल्कुल। इस घटना ने नाटो गठबंधन में भरोसे की गहरी खाई पैदा कर दी है।
यूरोपीय नेता अब खुले तौर पर अमेरिका के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और अमेरिकी नेतृत्व पर अपनी निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। रूस के टिप्पणीकारों ने तो इसे वैश्विक भू राजनीतिक शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बताया है। और ये आक्रामक नीति सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध या यूरोप तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, ये कई मोर्चों पे दिख रही है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच तेहरान में एक भड़काऊ म्यूरल यानी दीवार पर बनी पेंटिंग का अनावरण किया गया, जिसमें अमेरिका को चेतावनी दी गई थी। इसके जवाब में अमेरिकी नौसैनिक बलों को ईरान की ओर रवाना कर दिया गया। इसके अलावा FAA ने लैटिन अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर सैन्य गतिविधियों के कारण विमानों के लिए चेतावनी जारी की। ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है। तो घरेलू उथल-पुथल से लेकर वैश्विक मंच पर टकराव तक ये एक बहुत ही घटनापूर्ण समय रहा है। इन सब को देखते हुए आने वाले हफ्तों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। घरेलू मोर्चे पर मिनियापोलिस में स्थिति कैसे विकसित होती है, क्या वहां सैनिकों की तैनाती होती है, और कायल वैगनर के मामले का कानूनी नतीजा क्या होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका यूरोपीय संघ संबंधों के भविष्य पर चर्चा के लिए बुलाए गए यूरोपीय संघ के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के परिणाम बहुत मायने रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच जो ढांचागत समझौता हुआ है, उसकी और डिटेल सामने आने का इंतजार रहेगा। और जाहिर है, नई अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जैसे जैसे लागू होगी, वो वैश्विक समीकरणों को लगातार बदलती रहेगी। ये सारी जानकारी और इसका विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संचालित है। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से अपने लिए खुद की इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ तैयार कर सकते हैं। AI संचालित ऑन डिमांड खबरें पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भविष्य की चर्चाओं के लिए कोई विषय सुझाना चाहते हैं तो जरूर बताएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।